अस्सलाम वालेकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ वजीहा बतूल और मैं हूँ फाइका मौसम। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं, मुल्क बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध का राज है और मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक धुंध के बाइस बंद है, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा और कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया है। मोटरवे M3 पर फैज़पुरा इंटरचेंज से दरखाना इंटरचेंज तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई है, जबकि मोटरवे M4 भी धुंध के बाइस बंद की गई है। मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और रोहड़ी टोल प्लाजा तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मुल्क बिलखुसूस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध का राज है और मोटरवेज को मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान इंटरचेंज तक धुंध के बाइस बंद है, जबकि मोटरवे M2 को लाहौर से शेखपुरा और कोट मोमिन तक बंद किया गया है। मोटरवे M3 पर फैज़पुर इंटरचेंज से दरखाना इंटरचेंज तक ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल की गई है, जबकि मोटरवे M4 भी धुंध के बाइस बंद की गई है। मोटरवे M5 शेरशाह से ज़ाहिर पीर और रोडी टोल प्लाजा तक ट्रैफिक के लिए बंद की गई है। मोटरवे M14 दादोखेल से तुराब तक धुंध की वजह से बंद है। मोटरवे पुलिस ने आवाम से धुंध के मौसम में गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की अपील की है और ड्राइविंग करने वालों को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल और गाड़ियों में दरमियानी फासला ज़्यादा रखने की भी हिदायत की गई है। शेखपुरा में मानावाला में बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। हादसा धुंध के बाइस पेश आया। हादसे में 2 मुसाफिर जाम बहक हो गए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी होने वाले 14 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पंजाब के कई इलाकों में धुंध के बाइस कई शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम है। ट्रैफिक पुलिस ने गाड़ियों में फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी कर रखी है। एक बार फिर आपको बताएं कि शेखपुरा में मानावाला में बस सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई है। हादसा धुंध के बाइस पेश आया है। हादसे में 2 मुसाफिर जाम बहक हो गए हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी होने वाले 14 मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। पंजाब के कई इलाकों में धुंध के बाइस कई शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम है। लाहौर इन दिनों शदीद सर्दी की लपेट में है, जबकि शहर कायद में भी सर्दी का राज बरकरार है। मौसम की मज़ीद सूरत हाल जानते हैं लाहौर में अपने नुमाइंदे मियाँ शुएब अहमद से और कराची से वसीम हैदर से। रुख करेंगे सबसे पहले कराची का। बताइएगा वसीम, कैसा मौसम देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, देखिए महकमा मौसमियात की जानिब से जो है वो पेशगोई की गई है कि कोयटा की यकबख्ता हवाएं जो है वो कराची में दाखिल हो चुकी है और 10 से 12 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से जो है वो ये हवाएं चल रही है, जबकि मौसम जो है दिन के अंदर शहर कराची में जो है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा, जबकि सूरज गुरूब होने के बाद इसकी दर्जा हरारत जो है वो सर्दी की शिद्दत में जो है वो इजाफा हो जाएगा और जो दर्जा हरारत है वो 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक नीचे गिर जाएगा। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि सर्दी की शिद्दत में सुबह और शाम के टाइम में जो है वो औकात जो है वो ज़्यादा महसूस की जाएगी, क्योंकि जो हवा में नमी का तनासुब है वो 78 पॉइंट कुछ है। इसी तरह जो है वो शहर के जो दीगर इलाके हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा है और जहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, वहाँ पर सर्दी की शिद्दत को ज़्यादा महसूस किया जाएगा। जी वसीम कराची में शिद्दत के बारे में बता रहे थे। मौसम की रुख करेंगे लाहौर का। शुएब से पूछेंगे। शुएब बताइएगा महकमा मौसमियात का क्या कहना है लाहौर के मौसम के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर शहर में इस वक्त जो सर्दी की लहर वो बरकरार है। इसके साथ साथ जो लाहौर में, क्योंकि आज लाहौर समेत जो मैदानी इलाके हैं वो शदीद धुंध की लपेट में है, जिसके बायस जो मोटरवे को भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है, जिसमें मोटरवे M2, M3 और मोटरवे M1 को जो है वो हद कम होने पर मोटरवे पुलिस की जानिब से बंद किया गया और इसके साथ साथ जो शहरियों को वो GT रोड इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है और इसके साथ साथ शहरियों को मोटरवे पुलिस की जानिब से ये हिदायत जारी की जा रही है कि जो शहरी हैं वो सफ़र से गुरेज करें और इसके साथ साथ अगर ज़रूरत के वक्त निकलना भी पड़ता है तो फोक लाइट का इस्तेमाल करें और गाड़ियों के दरमियान जो फासला है उसको बरकरार रखें। इसके साथ साथ अगर लाहौर में मौसम की बात करें तो इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। इसके साथ साथ लाहौर शहर में भी जो धुंध है और उसके साथ साथ इस वक्त जो हवा में नमी का तनासब है वो 93% है, जबकि शहर में इस वक्त जो हवा 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ठंडी हवा चल रही, जिसके साथ सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों में
شدید برف باری ہو رہی ہے، اس کے باعث جو شمال کی جانب سے پنجاب میں جو ہوائیں ٹریول کر کے آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اور جو سردی کی شدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق اسی طرح آئندہ چند روز تک سردی کی شدت برقرار رہے گی، جو کیونکہ جب تک پہاڑوں پر برف باری کا سلسلہ جاری رہے گا تب تک جو پنجاب کے یہ علاقے ہیں اس میں شدید سردی رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بادل ہیں وہ بھی چھائے رہیں گے، جبکہ جو دھند ہے میدانی علاقوں میں دھند کا بھی راج برقرار رہے گا۔ جی صحیح، میاں شعیب ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ وسیم آپ بتائے گا کہ شدید سردی ہے تو لوگ تفریح کے لیے کون سے مقامات کا رخ کر رہے ہیں سردی کو انجوائے کرنے کے لیے بھرپور؟ دیکھیں آج ورکنگ ڈے ہے کراچی میں، ہفتے کا پہلا دن ہے، لوگوں کی جو اسکول اور جو کالجز وغیرہ ہے وہ کھل چکے ہیں، مگر شام کے اوقات میں جو ہے وہ لوگ سی ویو کی طرف جو ہے وہ زیادہ جاتے ہیں، وہاں پہ ترجیح دیتے ہیں کیونکہ وہاں سمندر کی لہریں جو ہیں وہ ان کو زیادہ اچھی لگتی ہیں، اور اسی طرح پارکوں وغیرہ میں بھی لوگوں کا جو ہے وہ کافی رش دیکھنے میں آتا ہے دوپہر کے ٹائم میں، اور لوگوں کی فیملیز جو ہے وہ بڑی تعداد میں پارکوں اور سی ویو کا جو ہے وہ رخ کرتی ہے۔ جی لاہور سے ہمیں میاں شعیب احمد اور کراچی سے وسیم حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے۔ موسم کے حوالے سے آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ جماعت اسلامی کی جانب سے سندھ اسمبلی کے باہر سندھ لوکل گورنمنٹ بل کے خلاف احتجاجی دھرنا 11ویں روز میں داخل ہو گیا۔ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی نے مذاکرات کے لیے کمیٹی کا اعلان کر دیا ہے۔ برہان مصطفیٰ کی رپورٹ دیکھیے۔ سائیں سرکار کے کانوں تک جماعت اسلامی کے دھرنا مظاہرین کی آوازیں پہنچ گئیں۔ مصلحت یا جدوجہد تیز ہو تیز ہو۔ ناصر حسین شاہ کی قیادت میں صوبائی حکومت کا وفد دھرنے میں پہنچا اور قائدین سے دھرنا ختم کرنے کی اپیل کی۔ دھرنا تو ختم نہیں ہوا، مذاکرات کے لیے دونوں جماعتوں پر مشتمل کمیٹی بنا دی گئی، جس میں حکومت کی جانب سے ناصر حسین شاہ، سعید غنی، مرتضی وہاب، تاج حیدر اور وقار مہدی، جبکہ جماعت اسلامی کی جانب سے مسلم پرویز، عبدالرشید اور سیف الدین شامل ہیں۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے حکم پر مذاکرات کے لیے آئے ہیں، تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جو ہم لوگ آئے تھے ادارہ نور حق پہ سب لوگ، اس کے بعد ہم نے کافی چینجنگ کی ہیں اور مزید بھی جو ہے اس میں ترامیم کریں گے اور بہتری لائیں گے، کیونکہ یہ جو قانون ہے، یہ جو قوانین ہم نے پاس کیے ہیں، یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے کہ جس میں کوئی رد و بدل نہ ہو۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ میئر کے انتخابات براہ راست کرانے کے مطالبے پر قائم ہیں۔ دو تین چیزیں ہم نے بہت خاص طور پر اس میں اس کے علاوہ بھی لکھی تھیں کہ میئر کا انتخاب براہ راست ہونا چاہیے، اور یہ ہم اپنے آپ کو سامنے رکھ کر نہیں کہہ رہے، یہ تو ہم پورے شہر میں سب کے لیے اوپن ہے یہ موقع کہ لوگ کھڑے ہوں، الیکشن لڑیں اور پارٹیاں جو ہیں وہ ڈائریکٹ الیکشن ہو اور میئر منتخب ہو۔ 11 روز سے جاری دھرنے میں خواتین، بچے اور بزرگوں کی بڑی تعداد شریک ہے۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ مطالبات کی منظوری تک دھرنا جاری رکھیں گے۔ کیمرامین علی جعفری کے ساتھ برہان مصطفیٰ، جی ٹی وی، کراچی۔ سردی کی ٹھٹرتی ہوئی راتوں میں اس میں کوئی گھبرائے نہیں۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل نے سانحہ مری کے انکوائری کے لیے کمیٹی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انکوائری کے لیے سوالات تیار کر لیے گئے ہیں۔ میٹ ڈپارٹمنٹ کی موسمیاتی وارننگ کے باوجود جوائنٹ ایکشن پلان کیوں نہیں تیار کیا گیا؟ کیا سیاحوں کے لیے کوئی ایڈوائزری جاری کی گئی تھی یا کوئی وارننگ دی گئی تھی؟ مری کی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ کیا گاڑیوں کی تعداد کو گنا گیا اور جب گاڑیاں بڑھ گئیں تو ان کو روکا کیوں نہیں گیا؟ کیا کرائسس کے لیے پلان ترتیب دیا گیا تھا؟ کیا کوئی کنٹرول روم بنایا گیا تھا؟ کیا لوکل ہوٹلز اور گیسٹ ہاؤسز کے ساتھ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے رابطہ قائم کیا گیا؟ ریسکیو آپریشن کتنی حد تک کامیاب رہا؟ کتنی گاڑیوں کو نکالا گیا؟ اس سارے کرائسس میں کیا کمی اور کیا کوتاہیاں رہیں؟ کمیٹی ان تمام سوالات کا جواب تلاش کرے گی۔ سانحہ مری 22 جانیں نکل گیا، بزدار سرکار کی کارکردگی آٹے میں نمک کے برابر رہی۔ رپورٹ کے مطابق مری میں 4 روز میں 1,62,000 گاڑیاں داخل ہو گئیں۔ انتظامیہ گاڑیاں سنبھالنے اور صورتحال سے نمٹنے کے بجائے خواب خرگوش کے مزے لیتی رہی۔ لاہور سے دیکھتے ہیں عدنان زیدی کی رپورٹ۔
वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को सानहा मरी की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 7 जनवरी को 16 घंटे में 4 फीट बर्फ पड़ी। 3 जनवरी से 7 जनवरी तक 1,62,000 गाड़ी शहर में दाखिल हुई। वजीर आला ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि ट्रैफिक कंट्रोल करना किसका काम। रिपोर्ट में बताया गया कि 16 मकामात पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक ब्लॉक हुई। 21,000 गाड़ियां वापस भिजवाई गयी। कार्बन मोनोऑक्साइड की ज्यादती की वजह से 4 से 5 गाड़ियों में 22 अफराद जाँ बहक हुए। मरी और गिरदोनवा की सड़कों की गुज़श्ता 2 बरसों से मुरम्मत नहीं की गई। गढ़ों में पड़ने वाली बर्फ सख्त होने के बायस ट्रैफिक की रवानी में रुकावट बनी। मरी के खारजी रास्ते पर बर्फ हटाने वाली हाईवे की मशीनरी भी मौजूद न थी। मरी में बिजली न होने और होटलों में इजाफी किरायों की वजह से सयाहों ने होटल के बजाय गाड़ियों में सोने को तरजीह दी। अदनान जैदी, GTV न्यूज़, लाहौर। अपोजिशन ने सानहा मरी पर हुकूमत पंजाब और वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं बेहिस और नालायक सरकार को घर जाना होगा। आसिफ जरदारी अमवात पर हुकूमत से जवाब मांग लिया। अमीर जमात इस्लामी विफाक हुकूमत पर बरस पड़े। सानहात पर नोटिस का सिलसिला नहीं चलेगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ बुज़दार सरकार पर बरस पड़े। मरी सानहा मुल्क पे काबिज नालायक नाअहल बेहिस सरकार का शाहकार है। सदर नून लीग ने इल्जाम लगाया मरी में इंसानी अलमिये पर वफाक और पंजाब हुकूमत नाकाम रही। वजीर आजम और वजीर आला से इस्तीफा एक बार फिर मांग लिया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने सानहा मरी में जाबहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार अफसोस किया। हुकूमत की जानिब से बरवक्त इक़दामात न करने पर तशवीश का इजहार किया। शहरियों की हलाकतों का जिम्मेदार नियाजी सरकार को करार दे दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं सानहा मरी मुकम्मल हुकूमती नाकामी का अक्कास है। सयाती मुकामात पर एमरजेंसी और हादसात से निमटने के इकदामात नहीं किए गए, जिससे इंसानी जानों का नुकसान हुआ। हुकूमत के इकदामात से कई पशेमानी जाहिर नहीं हुई। मरी सानहे पर मनफी बयानबाजी सियासी पस्ती की बदतरीन मिसाल है। कीमती जानों के ज़िया पर पूरी कौम सोगवार है। अपोजिशन अवाम के दुख में इजाफे का सबब बन रही है। वफाकी वजीर शफकत महमूद ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी मनफी बयानबाजी की सियासत पर नजरसानी करे। पहली मरतबा अपोजिशन को NRO दस्तयाब नहीं है। माजी में धानली नून लीग और लीगी रहनुमाओं की बका का वसीला थी। मिनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास आज होगा। इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है। वजीर खजाना शौकत तरीन फाइनेंस बिल शिकवार मंजूरी के लिए ऐवान में पेश करेंगे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन तरमीमी बिल भी ऐवान के सामने रखा जाएगा। इजलास में इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेशन बिल भी पेश किया जाएगा। रोयत हिलाल तरमीमी बिल को भी एजेंडे का हिस्सा बनाया गया है। तहफ़्फ़ुज़ वालिदैन बिल पर कमेटी की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। ऐवान में सानहा सियालकोट पर भी बहस कराई जाएगी। अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली तश्कील देने पर इत्तेफाक हो गया। पार्लियामेंट हाउस में आज शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास में हतमी शक्ल दी जाएगी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नवाज मरियम औरंगजेब के मुताबिक इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो समेत मुत्तहिदा अपोजिशन के पार्लिमानी अरकान शिरकत करेंगे। इजलास में फाइनेंस बिल, फॉरेन फंडिंग केस समेत दीगर उमूर पर मुशावरत की जाएगी। मिनी बजट के खिलाफ तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का फैसला किया गया है। और अब खबर ये है कि IMF से छठे जायजे की मंजूरी के मामले पर फाइनेंस डिवीजन ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास को जनवरी के आखिर तक रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त कर दी। वजारत खजाना की जानिब से जारी एलामिये के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने दोनों बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिए हैं। IMF ने छठी किस्त की सिफारिश 12 जनवरी को गौर के लिए अपने बोर्ड को भेज दी है। कानून साजी का तरीक़ाकार मुकम्मल होते ही IMF बोर्ड मंजूरी के लिए इस पर गौर करेगा। और अब कुछ बात करेंगे मोहलिक बीमारी कोरोना की। मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ने का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटे में इस मोहलिक वायरस से मजीद 1649 अफराद मुतासिर हुए। मुल्क में कोरोना मस्बत केसेस की शरह 3.5% से ज़ायद रही, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 3 अफराद इस वबा का शिकार होकर मौत के मुंह में जा चुके हैं। इस तरह कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 28,972 हो गई है और मुल्क भर में 617 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
ओमिक्रॉन वेरिएंट लाहौर में पंजे गाड़ने लगा। शहर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मजीद 42 केसेस सामने आ गए, जिसके बाद लाहौर में मजमूई ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस की तादाद 300 से भी ज्यादा हो गई है। हुकूमत ने आवाम से ओमिक्रॉन से बचने के लिए समाजी फासले का ख्याल रखने समेत मास्क के इस्तेमाल की हिदायत कर रखी है, लेकिन लाहौर में कई मकामात पर आवाम मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अब आपको बताएं कि वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत किए जाने के मामले पर हुकूमत और असातिज़ा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। आज से पंजाब भर में स्कूलों की तातीलात खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान कर रखा है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदा बिस्मा रफीक से। जी बिस्मा, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि NCOC के इजलास के बाद तमाम वज़रा जो बैन सूबाई वज़रा है उनके माबैन फैसला किया गया था कि जो तातील है, मौसम सरमा की जो तातील है वो 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक रखने का फ़ैसला किया गया था। आज 10 जनवरी है, तमाम जो तालीमी इदारे हैं खोल दिए गए हैं, लेकिन जितने भी सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी जो असातिज़ा है उन्होंने आज क्लासेस से बाइकआउट करने का फ़ैसला कर लिया है। जैसे कि सरकारी तालीमी इदारों को मेयर के तहत करने के लिए यहाँ पर जितने भी असातिज़ा है और हुकूमत है उनके माबैन जो है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात में डेडलॉक है। अब जैसे कि इस वक्त मैं स्कूल के बाहर मौजूद हूँ और यहाँ पर तमाम जो असातिज़ा है यहाँ पर मौजूद है, और इसके बाद जो है वो G6-2 जाने के हवाले से इनकी गुफ्तगू भी मैंने सुनी। वो वहाँ जा रहे थे, इसके बाद इनका ये कहना है कि इनके 10 बजे मीटिंग है, उसमें इनका फ़ैसला जो है वो सामने आएगा कि आया इन्होंने स्कूल ओपन करने हैं या नहीं करने। इसी हवाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ इस वक्त जनरल सेक्रेटरी साहब मौजूद है। सर, आप मुझे बताइएगा, अगर हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो आपका अगला लाएमल क्या होगा? इंशाल्लाह आज हमारा 10 बजे जो है वो इस्लामाबाद के तमाम तालीमी इदारों के सरबराहान, जो स्टाफ सेक्रेटरीज़ हैं और नॉन टीचिंग के नुमाइंदे वो बुलाए हुए हैं। आज हम फैसला करेंगे कि कल से इदारे मुकम्मल बाइकआउट करना है, तो इदारे बंद करने हैं या क्लासों का बाइकआउट करना है। वो आज 10 बजे हमारा इजलास है। इंशाल्लाह 11-12 बजे तक चेयरमैन फजल मौला साहब मुकम्मल मीडिया को और तमाम लोगों को आगाह कर देंगे कि हमारा अगला लाएमल क्या है। जी बिल्कुल, आपने सुना। इसके साथ इनकी पहले भी हुकूमत के साथ 2 जो है वो मुज़ाकरात सेशन हो चुके हैं जिनमें इनको जो है वो कामयाबी नहीं मिल सकी। इसी हवाले से आज इनका इजलास भी 10 बजे मुनक्किद किया जा रहा है। उनका ये कहना है कि अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो हम तमाम जो तालीमी इदारे हैं वो बंद कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया बिस्मा रफीक। आपको बताएं कि वफाकी तालीमी इदारों को मेयर के तहत किए जाने के मामले पर हुकूमत और असातिज़ा की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के दरमियान डेडलॉक बरकरार है। आज से पंजाब भर में स्कूलों की तातीलात खत्म हो चुकी हैं, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने तदरीसी अमल के बाइकआउट का ऐलान कर रखा है। आगे बढ़े, आपको बताएं घोटकी में खाद की अदम दस्तयाबी के खिलाफ काश्तकार सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन का कहना है कि किसानों को खाद मिलने तक एहतजाज और धरना जारी रहेगा। मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए असिस्टेंट कमिश्नर डहरकी रिजवान नज़ीर पहुंच गए हैं। मलिक असलम हुसैनी की रिपोर्ट देखिए। एहतजाज पर बैठे किसानों से असिस्टेंट कमिश्नर रिजवान नजीर ने कामयाब मुज़ाकरात किए और 10,000 खाद की बोरियां जिले को कोटे के तौर पर देने का ऐलान कर दिया। धरने में शामिल PPP MNA सरदार मोहम्मद बख्श महर, सूबाई मिनिस्टर अब्दुल बारी खान पताफी ने किसानों से इजहार यकजहती किया। जमीन को गंदम की बवाई के लिए तैयार करते हुए फी एकड़ DAP के कम से कम 1 थैले की जरूरत होती है, जबकि फसल के बढ़ने के दौरान यूरिया के 3 थैलों की जरूरत होती है। यहाँ के जो DC AC हैं, वफाक के कारिंदे हैं, एजेंसी के पैदाइशी लोग हैं जो गरीब आवाम का जीना हराम किया हुआ है। 2500 से 3000 तक एक बोरी खाद की मिल रही है। आप मुझे ये बताएं, फिर भी गरीब मजबूर होके वो खाद की गोनियां ले रहे हैं। खाद की किल्लत के बायस गंदम के पैदावार हदफ से कम रहने का खदशा पैदा हो गया। और एक अच्छी खबर आप तक पहुंचाएंगे, वो ये कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस का आज से आगाज हो गया है। शहर के मुख्तलिफ सड़कों पर 80 बसें दौड़ेंगी। बस हर 3 मिनट बाद दोनों स्टेशन से चलेंगी। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सौलत जाफरी नुमाइश चरंगी पर मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सौलत जाफरी, अपडेट कीजिएगा।
آج بالکل کراچی والوں کے لیے گرین لائن بس منصوبے کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. یہ بسیں صبح 7 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک جو ہے وہ چلائی جائیں گی. دن بھر میں 80 بسیں جو ہیں وہ چلائی جائیں گی, جبکہ ایک بس کے اندر 100 سیٹوں کا جو ہے وہ انتظام کیا گیا ہے, جبکہ 100 سیٹوں کے ساتھ ساتھ 40 افراد جو ہے وہ بیک وقت ایک گاڑی کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو سکتے ہیں, یعنی 140 افراد اس بس سے جو ہے مستفید ہو سکتے ہیں. یہاں کے عملے سے ہم آپ کو ملوائیں گے, بتائیں گے کہ کس طریقے سے اس بس کا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. سر بتائیے گا کیا آپ کے جو ہے وہ ریٹس ہیں, ایک بس عام آدمی جو ہے وہ اس بس کیسے سہولیات فراہم کرتے ہیں؟ اس کی ٹکٹنگ کی 2 طریقہ ہے. ایک آپ سمپلی ٹکٹ خرید لیں, اس کی قیمت ہے 55 روپے. وہ آپ یک طرفہ ہے, یہاں سے آپ اگر آپ نے ٹکٹ خرید لیا 55 روپے کا, تو نمائش اسٹیشن سے عبداللہ چوک سرجانی تک 55 ہے. اس میں کہیں بھی آپ اتریں گے وہ فکس ہے. ہمارے پاس ریچارج کارڈ کی یہ سہولت ہے جو ہم سب لوگوں کو بتاتے ہیں, اس میں آپ کا فائدہ ہے. اس میں 15 روپے سے لے کے 55 روپے تک آپ چارج آتا ہے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کارڈ آپ خرید لیں, یہ اس کی 100 روپیز فیس ہے, یہ آپ کا ہو گیا. اس کے بعد آپ نے اس میں جتنا 20 روپے سے لے کے منیمم اس کے اندر 55 بیلنس چاہیے ہوتا ہے سفر کرنے کے لیے. اگر 20 روپے سے لے کے آپ اس میں 1000 تک بیلنس ڈلوا سکتے ہیں. بالکل یہاں پہ جو ہے وہ بین الاقوامی طرز پر جو ہے وہ اس جگہ کو بنایا گیا. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ کارڈ کو سویپ کریں تاکہ پھر میں ادھر سے جو ہے وہ چیک ان کر سکوں. یہ یہاں پہ اس طریقے سے میں نے جو ہے وہ چیک ان کر لیا ہے, اور چیک ان کرنے کے بعد یہاں پہ عوام کا جو ہے وہ ایک جمع غفیر دیکھنے میں آ رہا ہے. عوام ادھر سے سہولیات جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. بسیں جو ہے وہ ہر 3 منٹ کے بعد سرجانی بس اڈے سے جو ہے وہ نمائش کے لیے چلائی جاتی ہے, اور نمائش سے سرجانی بس اڈے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے بسیں جو ہے وہ چلائی جا رہی ہیں. عوام سے ہماری بات ہوئی, عوام کافی خوش دکھائی دیتی ہے. وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اس بس سے جو ہے وہ سہولیات جو ہے وہ فراہم کی ہیں جو گورنمنٹ نے, ان سے جو ہے وہ یہاں پہ آراستہ ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. صبح 10 بجے سے رات جو ہے صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک جو ہے وہ یہ بسیں چلیں گی, جس میں 140 افراد جو ہے وہ ایک بس میں جو ہے وہ سفر کر سکیں گے. اس وقت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں, اس بس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, اور عوام جو ہے وہ کافی مطمئن دکھائی دیتے ہیں اس بس سے. کئی سال جو ہے وہ لوگوں نے انتظار کیا, اور اس کے بعد اب جو ہے وہ کراچی والے جو ہے وہ اس بس سے فائدہ اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں. جی بہت شکریہ سولت جعفری. یوں تو ہر قبرستان اور ہر قبر کی اپنی ہی ایک کہانی ہوتی ہے, لیکن بلوچستان کے علاقے گردگاپ میں واقع قبرستان ایک ایسی تاریخی کتاب کی طرح ہے جس کی ہر قبر تاریخ کا ایک باب ہے. یہ قبرستان اپنی منفرد حیثیت کی وجہ سے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے. کوئٹہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع بلوچستان کا علاقہ گردگاپ. یہ علاقہ 30 ایکڑ پر محیط اپنے منفرد اور 600 سال پرانے قبرستان کی وجہ سے قدیم تاریخی اہمیت رکھتا ہے. اس قبرستان میں ہر قبر پر لگے منفرد طرز کے پتھر اس کی انفرادیت میں اضافے کا باعث ہیں. قبروں پر لگے پتھر دور سے کسی خشک جنگل کا منظر پیش کرتے ہیں. طویل عرصہ گزرنے کے باوجود بھی موسمی اثرات ان پتھروں پر نہیں پڑے. علاقے کے معتبرین کہتے ہیں کہ اس علاقے سے باہر کے کئی ممالک کی افواج کا گزر رہا ہے. وہ اپنے آباء و اجداد سے اس قبرستان کی کئی داستانیں سنتے رہے ہیں. ہمارے باپ دادا جو بیان کرتے تھے اس کے حوالے سے 600 سال تو کنفرم ہمیں معلوم ہے. 600 سال کے بعد کام کہہ نہیں سکتے کہ آیا وہ اس سے بھی زیادہ پرانا ہے, تو یقیناً اس سے بھی زیادہ پرانا ہے, کیونکہ بہت سے قبر ایسے موجود ہیں جو مکمل طور پر زمین کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اس قبرستان میں روزانہ آنے والے 90 سالہ سید عبدالرحمان شاہ قبروں پر لکھی گئی تاریخ لکھائی پڑھ اور سمجھ سکتے ہیں. میرے دادا پردادا کی قبریں بھی اسی قبرستان میں ہیں. وہ ہمیں اسی قبرستان کے کئی داستانیں سناتے تھے جو مجھے تھوڑی بہت یاد ہیں. قبروں پر لگے پتھروں کی اونچائی 18 فٹ سے بھی زیادہ ہے. ان پتھروں کی تراش خراش کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ان قبروں کی پہچان کے لیے انہیں منفرد انداز میں لگایا گیا تھا. یہ پتھر مہارت کے ساتھ قریبی پہاڑ سے نکالے گئے, جنہیں اونٹوں پر لاد کر دشوار گزار راستوں سے لایا گیا تھا. بچھڑے ہوئے پیاروں کی یاد میں عمارتیں یا خوبصورت مقبرے بنانے کا رواج زمانہ قدیم سے رائج ہے, لیکن بلوچستان کے اس منفرد شہر خاموشہ میں کریا بکھری قبروں کا تحفظ نہ ہونے کی وجہ سے خزانے کی تلاش میں آنے والے افراد انہیں نقصان پہنچا رہے ہیں. بلوچستان میں سینکڑوں قبرستان اور مقبرے دریافت ہوئے ہیں جو نہ صرف اس دور کے فن تعمیر کے شاہکار ہیں بلکہ قدیم ثقافت اور تاریخ کے علمبردار بھی ہیں. ضرورت اس امر کی ہے کہ ان قدیم قبرستانوں کے تحفظ کے لیے اقدامات کیے جائیں. کیمرہ مین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر, GTV نیوز گردگاپ.
अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अमरीकी शहर न्यूयॉर्क के मसरूफ तरीन इलाके में एक रिहायशी इमारत आग की लपेट में आ गई। शदीद आग लगने से कम 19 अफराद मारे गए और 63 जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क के रिहायशी अपार्टमेंट बॉर्निक्स में आग लगने के बाद एमरजेंसी नाफिज करते हुए 200 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की खिदमत तलब की गईं। तुर्कमानिस्तान की हुकूमत ने जहन्नुम के दरवाजे को बंद करने का फैसला कर लिया। अशकाबाद में अहम इजलास के दौरान सदर कुर्बान कलीबुर्दी ने 1971 से जलते गैस के कुएं को बंद करने का फैसला माहौलियाती तब्दीलियों के असरात को कम करने के लिए किया है। सऊदी अरब के मुख्तलिफ शोबों में खवातीन का किरदार बढ़ता जा रहा है। अब मक्का और मदीना के दरमियान चलने वाली हरमैन एक्सप्रेस भी खवातीन चलाएंगी। सऊदी अरब में खवातीन फौजी समेत मुल्क के मुख्तलिफ कौमी इदारों में खिदमात अंजाम देकर अपना लोहा मनवा रही हैं। और खेलों के मैदान से आपको बताएं, PSL से कबल शहर कायद में टेप बॉल क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा है। कराची की NED यूनिवर्सिटी में टिकी सुपर लीग के मुकाबले हुए। इवेंट में PTI MN जमाल सिद्दीकी और साबिक MQM रहनुमा फारूक सत्तार ने भी शिरकत की। मोहसिन मेहंदी की रिपोर्ट देखिए। कराची की NED यूनिवर्सिटी में टिकी सुपर लीग के मुकाबले हुए। टूर्नामेंट में 4 टीमों ने शिरकत की। फाइनल लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के नाम रहा। साबिक MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना था कि लोगों में मायूसी फैली हुई है। ऐसे इवेंट्स देखकर खुशी होती है। बेरोजगारी, महंगाई और मायूसी को लेकर हमारे नौजवान खुदकुशियां कर रहे हैं। उनको मायूसी से निकालकर उम्मीद की तरफ लाना है। मुझे इंतहाई खुशी है कि AVM केमिकल इंडस्ट्रीज ने ये जिम्मेदारी उठाई और एक बहुत शानदार और खूबसूरत क्रिकेट के टूर्नामेंट का यहाँ इनेकाद किया। मीडिया डायरेक्टर का कहना था कि टूर्नामेंट का 3रा एडिशन है। लीग का मकसद महंगाई से तंग आवाम के लिए तफरीह का मौका फराहम करना है। नहीं, बेसिकली देखिए, इस वक्त जितने पिछले 2 साल से लॉकडाउन और जो इस वक्त जो कोविड की वजह से जो पब्लिक इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हुई है, तो ये एक हेल्दी एक्टिविटी के हवाले से, क्योंकि हम एजुकेशन के हवाले से भी बहुत कुछ हमारे कोर्सेज वगैरह होते हैं, तो ये फर्स्ट टाइम जो है AVM ने एक जो है टिक्की सुपर लीग को इंट्रोड्यूस किया है कि जिससे जो एक हेल्दी एक्टिविटी हो सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर, ताकि एक जो है बहुत अच्छा गेट टुगेदर हो सके। टिक्की सुपर लीग का फाइनल लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के नाम रहा। मैन ऑफ द मैच ऑलराउंडर लेबॉर्टरी चैलेंजर्स के मोहम्मद हमजा करार पाए। कैमरामैन अली जाफरी के साथ मोहसिन मेहदी, GTV न्यूज, कराची। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज।